Hello बच्चों, I have been getting some very good responses for the previous sessions that we have had so far. तो a quick recap, हम कर क्या रहे हैं, हम previous year questions की help से पॉलिटी के जितने भी कोर टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक्स, मेन थीम्स होती हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. लेट अस सॉल्व सम मोर न्यू क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी. तो जो पहला क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग द पेंडिंग बिजनेस व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड. जब लोकसभा भंग हो जाती है, या तो उसका 5 साल का टर्म पूरा हो जाए, या अगर प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो जितना भी पेंडिंग बिजनेस, बिल्स, मोशंस, रिजोल्यूशंस एटसेट्रा, उन सब का क्या होता है, क्या वो लैप्स हो जाते हैं या वो अगले सेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. इसके ऊपर ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम फटाफट ये टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं एज टू व्हाट हैपेंस टू द पेंडिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड. आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर क्विक रिवीजन. सबसे पहले जो बिल लोकसभा में पेंडिंग होता है वो लैप्स हो जाता है. तो ये बात याद रखो, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी, अगेन या तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो ऑन कंप्लीटिंग 5 years, और इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स इट एनी टाइम बिफोर 5 years, not just bills, any business which is pending in the parliament, it can be bills, it can be resolutions, motions, amendments, anything which is pending in parliament will get lapsed. वो lapse हो जाएगी. इसका मतलब जब अगली लोकसभा इलेक्ट होगी तो उस सारे बिजनेस को, उन सारे बिल्स को, रिजोल्यूशंस को फिर से आपको फ्रेशली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो पेंडिंग बिजनेस है और लोकसभा का डिसोल्यूशन, इसके बीच क्या लिंक है. तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि सारा पेंडिंग बिजनेस लोकसभा में वो लैप्स हो जाता है. दूसरा, जो बिल लोकसभा से ऑलरेडी पास हो गया है और वो राज्यसभा में पेंडिंग है, वो भी लैप्स हो जाता है. अब देखो, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक सीधा सा ये समझो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव ये है, जब देश के लोग अपने नए 543 लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, तो अब के बाद जितने भी देश में बिल्स बनने चाहिए, जितने भी रिजोल्यूशंस पास होने चाहिए, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द विल, according to the mandate given by the people to their representatives. इसलिए अगर कोई बिल पिछली लोकसभा ने पास कर दिया है और वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा, सो दैट जो नए 543 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको फिर से मौका मिले अपनी ओपिनियन को, लोगों के मैंडेट को एक्सप्रेस करने का इन न्यू लोकसभा. तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा. अब आता है कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा. पहला, जिस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी है अंडर आर्टिकल 108. तो आई थिंक ये आप लोगों को जरूर याद होगा दैट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट डेडलॉक इन पार्लियामेंट. तो अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक होता है ऑन पैसेज ऑफ एनी बिल, और डेडलॉक कितने टाइप्स का होता है फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. पहला डेडलॉक होता है जब पहला हाउस किसी बिल को पास करता है, वो बिल दूसरे हाउस जाएगा, हाउस नंबर 2, और दूसरा बिल उसको, दूसरा हाउस उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देता है, उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग में हाउस 2 में वो बिल पास नहीं होता, तो इसको हम डेडलॉक बोलेंगे. दूसरा केस, जब पहले हाउस ने बिल पास किया, बिल पास होके दूसरे हाउस के पास गया, मान लो लोकसभा से पास होके राज्यसभा के पास गया या वाइस वर्सा, राज्यसभा passes the bill then goes to लोकसभा. द सेकेंड हाउस, जो दूसरा हाउस है, वो बिल को रिटर्न करता है विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, विद सर्टेन चेंजेस, बट these amendments, these modifications, these changes are not acceptable to the first house. Then this situation is also called as a deadlock according to article 108. और तीसरा, first house has passed the bill. So let us say Lok Sabha has passed the bill goes to Rajya Sabha, and the second house keeps the bill pending. That means it neither rejects the bill nor it passes the bill.
इट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। तो इस सिचुएशन को भी क्या कहा जाता है? डेडलॉक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108। अब इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? टू समन अ ज्वाइंट सिटिंग। तो अगर प्रेसिडेंट ने एक ज्वाइंट सिटिंग ऑलरेडी समन कर दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो फिर वो बिल लैप्स नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो भाई महामहिम राष्ट्रपति ने जिस बिल को लेके ज्वाइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा जस्ट बिकॉज लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड। दूसरा, जो बिल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, और वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है, तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। क्यों? अगेन देखो, लॉजिक वही है। जिस बिल को राज्यसभा में ही लाया गया और अभी वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो भाई राज्यसभा से पास होके तो वैसे भी वो नई लोकसभा के पास जाएगा। इसका मतलब द न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया विल एनीवेज गेट अ चांस टू एक्सप्रेस देयर विल, द पीपल्स मैंडेट, व्हेन द बिल इज पास्ड फ्रॉम राज्यसभा एंड इट गोज टू लोकसभा। तो उसको लैप्स करने से क्या फायदा? वो तो वैसे भी लोकसभा के पास जाना ही जाना है। इसलिए जो बिल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया और राज्यसभा में ही वो पेंडिंग है, तो लोकसभा के रिजॉल्व होने से वो बिल लैप्स नहीं होगा। इसके अलावा कोई और मोशन, कोई और रिजोल्यूशन जो हमने ऑलरेडी बोला था, जो लोकसभा में पेंडिंग है, वो सब क्या हो जाएगा? वो लैप्स हो जाएगा, राइट। और जिस बिल को ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है, तो अब तो वो बिल असेंट के बाद एक्ट बन जाता है, वो लैप्स नहीं होता है, भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसे तो कितनी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या सारे लॉज जितने पास हुए वो सब लॉज लैप्स हो जाएंगे? एक बार असेंट मिल गई, एक्ट बन गया, लॉ बन गया, तब वो लैप्स नहीं होगा। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि हम ये केसेस जो डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। लेकिन जब लोकसभा प्रोरोग होगी, प्रोरोग क्या होता है? व्हाट इज प्रोरोग? इट इज व्हेन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज ओवर, नॉट इट्स टर्म। उसकी टर्म खत्म नहीं हुई है। लोकसभा की 5 साल की टर्म है, वो टर्म खत्म नहीं हुई है, सिर्फ वो प्रोरोग हुई है, मतलब उसका सेशन खत्म हुआ है। तो बजट सेशन है, वो प्रोरोग होता है। उसके बाद क्या आता है? मॉनसून सेशन समन होगा, फिर वो प्रोरोग होगा, उसके बाद विंटर सेशन। तो सेशन के प्रोरोग होने से पेंडिंग बिजनेस लैप्स नहीं होता। तो मान लो अभी हमारा जो मॉनसून सेशन होगा, उसमें जितना भी पेंडिंग बिजनेस रह जाएगा, जो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो सारा बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा टू विंटर सेशन। तो प्रोरोग होने से पेंडिंग बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? तो अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन। यस, लोकसभा में जो पेंडिंग है वो तो लैप्स होगा ही होगा। नेक्स्ट, अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन रिजोल्यूशन। यस, वो भी लैप्स हो जाएगा। और तीसरा, अ बिल इन रिगार्ड टू विच the president of India has notified his intention to summon the joint sitting lapses। no, joint sitting summon हो गई है तो वो lapse नहीं होगा। so this is wrong, so answer will be B, 1 and 2। okay, I hope आपने इस pointers notes जो है, 1 pointer notes, इनका आपने screenshot ले लिया होगा। next we come to 2024 prelims का question है। ये question है about prorogation एंड डिसोल्यूशन। तो एक बार क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं एज टू व्हाट इज प्रोरोगेशन, व्हाट इज डिसोल्यूशन। ओके, समनिंग, प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट। समनिंग जो होती है पार्लियामेंट के सेशंस की, तो बजट सेशन होता है हमारा, उसके बाद क्या होता है? मॉनसून सेशन, उसके बाद क्या होता है? विंटर सेशन, BMW, राइट। ओहो, ये होती है फुल फॉर्म BMW की, राइट, बजट, मॉनसून एंड विंटर। अच्छा, अब ये समनिंग कौन करता है सेशंस की? प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, रिमेंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन नहीं है
कि पार्लियामेंट के साल में कितने सेशंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये कहता है कि पार्लियामेंट के सेशंस प्रेसिडेंट समन करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सच अ मैनर दैट मोर देन 6 months should not lapse between two sessions। तो 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। आपको याद हो जब कोविड आया था, कोविड-19 की जब पहली वेव आई थी इंडिया में फरवरी मार्च में, एंड आई थिंक मार्च 23 को शायद लगा था पहला लॉकडाउन, 2020 मार्च 23 को। तो उस समय पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था, तो देश में कोरोना वायरस फैल रहा था बहुत तेजी से। तो उस समय बजट सेशन को अचानक सडनली प्रोरोग कर दिया गया। आई थिंक मार्च 17 या 18 को प्रोरोग हुआ था, और उसके शायद एक हफ्ते बाद लग गया था देश में पहला लॉकडाउन। देश में लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। भाई डरे हुए तो थे ही ना, तभी तो हमसे जो भी कहा गया हमने वो किया कि थाली पीटो, तो हमने थाली पीटी। हमसे बोला गया लाइटें बंद कर दो, और लाइटें बंद कर दी। तो उस समय पार्लियामेंट का जो बजट सेशन था इट वाज एब्रप्टली एंडेड। अब 6 महीने कब पूरे होंगे? मार्च में 6 महीने ऐड करो, सितंबर, तो सितंबर में 6 महीने पूरे होते, इसलिए सितंबर में पार्लियामेंट का अगला सेशन करवाया गया था। सो रिमेंबर, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस summoning the session of parliament is not a discretionary power of president. It is always done on aid and advice of council of ministers headed by prime minister. So on aid and advice of council of ministers. लेकिन अगर किसी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं दे रहे हैं टू समन द सेशन, और 6 महीने खत्म होने वाले हैं, then President of India, to protect the Constitution, because he has taken the oath that I will protect and defend the Constitution of India, तो संविधान की रक्षा करने के लिए वो अपने डिस्क्रिशन में बिना एडवाइस के भी पार्लियामेंट का सेशन समन कर सकते हैं, लेकिन वो होगा अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये आप समझ रहे हो। अच्छा, मैक्सिमम गैप 6 months का होता है, 2 सेशन में हमने ऑलरेडी बोल ही दिया। अब देखो, एक बार पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो काम शुरू होता है वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का। तो हर सेशन में कई सारे दिन होते हैं, हर दिन में 2 मीटिंग होती हैं, मॉर्निंग मीटिंग एंड देन पोस्ट लंच, मॉर्निंग पोस्ट लंच। हर मीटिंग को एडजर्न कौन करता है? एडजर्नमेंट ये पावर होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। दैट मींस स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा। तो मीटिंग का टाइम खत्म हो जाए, या अगर एमपीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उस केस में अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मीटिंग स्थगित करनी है, एडजर्न करनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एडजर्नमेंट। इट सस्पेंड्स द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, राइट? अच्छा, जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीटिंग को एडजर्न करते हैं तो वो हमेशा बताते हैं व्हेन विल द हाउस मीट अगेन, हाउस दोबारा कब मिलेगा ये मेंशन किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये ना बताएं कि हाउस दोबारा कब मिलेगा, उसी को बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई। साइन डाई मीन्स फॉर इनडेफिनिट पीरियड। उस समय वो ये नहीं बताएंगे कि हाउस दोबारा कब मिलेगा। तो द डेट एंड टाइम ऑफ रीअसेंबली if not mentioned by the presiding officer, we call that indefinite adjournment as adjournment sign die। अच्छा, इसी adjournment sign die के कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वो सेशन को प्रोरोग मतलब खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे याद रखो कि सेशन स्टार्ट होगा प्रेसिडेंट के समनिंग से। प्रेसिडेंट ने समन कर दिया, सेशन स्टार्ट हो गया, उसमें कई दिन की मीटिंग्स होंगी। हर मीटिंग को एडजर्न कौन करेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो आखिरी दिन होगा सेशन का, उस आखिरी दिन की आखिरी मीटिंग को प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न कर देते हैं, क्योंकि अब उनको ये नहीं पता ना कि अगला सेशन कब होगा, किस दिन की पहली मीटिंग होगी। ही डज नॉट नो, बिकॉज दैट वुड डिपेंड ऑन द समनिंग ऑफ द सेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो आखिरी जो दिन होगा सेशन का, उसकी आखिरी मीटिंग को प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न कर देते हैं विदाउट मेंशनिंग डेट और टाइम ऑफ रीअसेंबली,
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट साइन डाई। और सेशन अब खत्म होने वाला है, तो उसको फॉर्मली प्रोरोग कौन करेंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जनरली ये कब होता है? जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने ऑलरेडी हाउस को एडजर्न साइन डाई कर दिया है, राइट? और डिसोल्यूशन का मतलब तो आपको बताइए, डिसोल्यूशन मींस भंग करना, या इसको बोलो आप एंड ऑफ लाइफ या एंड ऑफ टर्म। तो लोकसभा का डिसोल्यूशन कब होता है? या तो ऑटोमेटिकली हो जाए इफ लोकसभा हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ इट्स टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम विच डेट? डू यू नो किस डेट से हम टर्म काउंट करते हैं? इफ यू नो प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि 5 साल का जो टर्म होता है लोकसभा का या इवन विधानसभा का, वो हम किस दिन से काउंट करते हैं? इलेक्शंस जब होते हैं वोटिंग की डेट से, रिजल्ट्स की डेट से, सीएम जब ओथ लेते हैं उस डेट से, किस डेट से? तो आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो या तो लोकसभा का 5 साल पूरा हो जाए, या प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडजर्न लोकसभा एनी टाइम। अंडरस्टूड? अब देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। Prorogation of a house by the President of India does not require the advice of Council of Ministers. No, no, no. Prorogation और summoning दोनों ही राष्ट्रपति जनरली करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें देखो हम एक्सेप्शनल केस कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर 6 महीने का टाइम खत्म होने वाला है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किन्हीं रीजंस की वजह से प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं कर रहे हैं टू समन द सेशन, तब जरूर राष्ट्रपति समन या प्रोरोग कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, राइट? तो इसको हम गलत मानेंगे। नेक्स्ट, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड साइन डाई, करेक्ट, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। हाँ, जरूरी नहीं है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न्ड साइन डाई करेंगे उसी के बाद प्रोरोग होगा। राष्ट्रपति एनी टाइम कैन प्रोरोग the session of the parliament. So this is correct. And third, dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of Council of Ministers. Yes, this is correct. Right? तो पहला statement गलत है, second और third सही है, so answer will be 2 and 3. Right? तो देखो ये third statement में वो क्या बोल रहा है? Dissolution of Lok Sabha is done by the President of India, who save means except in exceptional circumstances। इसका मतलब है कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां प्रेसिडेंट बिना एडवाइस के भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज हंग लोकसभा एंड नो पॉलिटिकल पार्टी इज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नो चॉइस बट टू डिसॉल्व द लोकसभा, राइट? ओके, आई होप आपने इस वन लाइनर वन पॉइंटर नोट्स का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक, और इसी में एक स्टेटमेंट एग्जामिनर ने घुसा दिया है वीटो पावर का, राइट? ये वीटो पावर का है। एक बार फटाफट ये चीजें रिवाइज कर लेते हैं। पहला, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? सबसे पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इलेक्टेड एमपीज होते हैं। इसका मतलब जो पहले 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे लोकसभा में, who were nominated, not elected, and the 12 MPs of Rajya Sabha who are nominated, these nominated MPs do not vote in the election of the president. तो पहली चीज तो इलेक्टेड एमपीज। दूसरा, इलेक्टेड एमएलएज, अगेन द वर्ड इज इलेक्टेड। तो जिस तरह से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हुआ करते थे, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन यूज्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये तो अब खत्म हो गया है। तो इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज। और कौन नहीं करता इसका मतलब वोट? नॉमिनेटेड एमपीज नहीं करते, और सारे के सारे जो एमएलसीज होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इंडिया में फिलहाल कितने स्टेट्स के पास अपर हाउसेज हैं? प्लीज कमेंट, लेट मी सी आप में से कितने लोग सही कमेंट करते हैं कि कितने स्टेट्स के पास विधान परिषद हैं।
उन सारी विधान परिषद के सारे मेंबर्स का मतलब उनके इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स उनके वोट नहीं करते हैं। अच्छा, एमएलएस के वोट की जो वैल्यू होती है वो आई एम श्योर फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस इनटू 1000, करेक्ट। और ये पॉपुलेशन कौन सी होती है? पॉपुलेशन इज 1971 सेंसस, 1971 सेंसस, राइट। एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है? सारे एमएलएस के वोट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज, मतलब 543 प्लस 230, करेक्ट। ओके, मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो, ये मेथड समझाने का तो अभी टाइम नहीं है क्योंकि वी आर ट्राइंग टू रिवाइज एज फास्ट एज पॉसिबल, तो अभी ये मैं रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा। अच्छा, वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। इसका मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब मैं जरूरी नहीं हूं कि जिस कैंडिडेट को मेरी पार्टी ने खड़ा किया है या मेरी पार्टी सपोर्ट कर रही है मैं उसी कैंडिडेट को वोट करूंगा, जरूरी नहीं है। मैं किसी को भी वोट कर सकता हूं और मैं हाउस से डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इस पे लागू नहीं होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि राष्ट्रपति के इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किए जाते हैं अगर जिस समय राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं उस समय किसी स्टेट की विधानसभा भंग है, डिसॉल्व्ड है, या कोई एमएलए है जिसकी डेथ हो गई है या उसने रिजाइन कर दिया है। दैट मीन्स अगर राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कुछ सीट्स खाली हैं, कुछ एमएलएज ने रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गए, या किसी स्टेट की सारी विधानसभा ही भंग है, तो राष्ट्रपति के चुनाव पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। रिमेंबर दैट, इलेक्शंस फिर भी होंगे, तो इलेक्शंस आर नॉट पोस्टपोन्ड। ठीक। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 30 डेज के अंदर। और कौन चैलेंज कर सकता है? मैं और आप कर सकते हैं चैलेंज? नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? या तो जो खुद चुनाव लड़ा है राष्ट्रपति का मतलब अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन, राइट, ऑफ कोर्स जो हारा होगा वही करेगा कंटेस्ट, या एटलीस्ट 20 एमपीज और एमएलएस। तो मी एंड यू कॉमन पीपल, वी कैन नॉट चैलेंज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन दी कोर्ट। तो 30 दिन के अंदर चैलेंज करना होता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे ऐसे ये गड़बड़ी हुई है, वोटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है या काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये इलेक्शन रद्द है, वॉइड किया। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन तक राष्ट्रपति ने तो बहुत सारे चीजों पे साइन कर दिए होंगे, ऑर्डर्स, बिल्स एटसेट्रा। तो राष्ट्रपति के वो सारे एक्शंस इनवैलिड हो जाएंगे या वो वैलिड रहेंगे? यस, रिमेंबर, दे विल रिमेन वैलिड, वो इनवैलिड नहीं होंगे। ये गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। नाउ, कैन राष्ट्रपति बी रीइलेक्टेड? यस, ही कैन बी रीइलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एंड रिमेंबर, राष्ट्रपति एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म कितना होता है? दिस आई थिंक यू ऑल नो, टर्म इज 5 years। लेकिन वो कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? जब तक उनका सक्सेसर आकर ऑफिस एज्यूम ना कर ले। इसका मतलब जो 5 साल का टर्म है वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। तो प्रेसिडेंट कैन बी इन ऑफिस फॉर 5 years प्लस लेट अस से 1 week, मे बी 10 days, जब तक उनका अगला राष्ट्रपति जो इलेक्ट हुआ है वो आके अपना ऑफिस का चार्ज संभालेगा। नेक्स्ट, ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। यस, राष्ट्रपति भवन उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है जिसको ऑक्यूपाई करने के लिए ही डज नॉट हैव टू पे एनी रेंट। इसको बोलते हैं रेंट फ्री एंटाइटलमेंट, राइट। अच्छा, इंपीचमेंट उनका कैसे होता है, किस ग्राउंड पे होता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ग्राउंड गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, और यू कैन से नॉट एक्सप्लेन्ड। तो रिमेंबर, प्रीलिम्स में वो स्टेटमेंट देकर आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा यूपीएससी।
वो बोलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन नहीं है, डिटेल नहीं है, सिर्फ ग्राउंड गिवन है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मेजोरिटी कौन सी चाहिए होती है? यू ऑल नो, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ व्हाट? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टफेस्ट मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्या चाहिए होती है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां पे क्या है? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, टफेस्ट मेजोरिटी, राइट? ओके, अब प्रेसिडेंट की वीटो पावर को आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये 1 पॉइंटर नोट्स का। अब आते हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर पे। सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो मींस राष्ट्रपति एब्सोल्यूटली मना कर देते हैं, क्लियर नो, कंप्लीट नो। नो मींस नो, राइट? वो मूवी देखी होगी ना आपने, कौन सी मूवी थी वो? अमिताभ बच्चन, आई फॉरगॉट द नेम। यहाँ पे फेमस था ये नो मींस नो। तो राष्ट्रपति ने क्या बोला? नो, नहीं दूंगा मैं असेंट। तो उसे क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट वीटो। तो द राष्ट्रपति रिजेक्ट्स द बिल कंप्लीटली, द बिल विल बी डेड, वो बिल डेड माना जाएगा। Now this bill cannot be introduced in the same session, ठीक? अच्छा, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंड करना क्या होता है? जब ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाते हैं करप्शन करते हुए तो सीधे डिसमिस थोड़ी होते हैं। पहले क्या होते हैं? पहले सस्पेंड होंगे, फिर इंक्वायरी होगी डिपार्टमेंटल, फिर आगे का प्रोसीडिंग्स होंगी। सस्पेंशन मतलब समथिंग विच इज डन फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राष्ट्रपति बिल को रिटर्न कर देते हैं पार्लियामेंट को फॉर पार्लियामेंट्स रिकंसीडरेशन। बट रिमेंबर, ये वाली वीटो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने मनी बिल के केस में नहीं दी है। तो मनी बिल के ऊपर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं, हालांकि यूज की नहीं है आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन निकालें तो प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट वीटो ओवर मनी बिल्स ऑल्सो। लेकिन कन्वेंशन ये है कि वो मनी बिल्स को हमेशा असेंट देते हैं, क्योंकि मनी बिल्स आर गवर्नमेंट्स बिल्स। तो सस्पेंसिव वीटो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 इज व्हेन द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल टू पार्लियामेंट फॉर पार्लियामेंट्स रिकंसीडरेशन। अच्छा, अब पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास करे या ना करे, ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है, ये पार्लियामेंट की मर्जी है। अगर पार्लियामेंट चाहती है कि नहीं नहीं ये वाला तो कानून देश में होना ही चाहिए, तो फिर वो उस कानून को दोबारा पास करेगी। अब दोबारा पास करेगी तो जैसे पहली बार में पास किया था वैसा ही करेगी, या विद सर्टेन अमेंडमेंट्स मॉडिफिकेशंस। दिस अगेन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट, ये अगेन पार्लियामेंट की मर्जी है। पर अगर पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास करती है वैसे का वैसा एज इट इज और with certain changes, modifications, then the constitution under article 111 says the president shall give his assent. तो राष्ट्रपति को अपनी असेंट देनी ही होगी, तो इसको बोला जाएगा he must give his assent, इसको बोला जाएगा सस्पेंसिव वीटो। अच्छा, अब देखो, क्योंकि राष्ट्रपति की जो सारी वीटो पावर्स हैं इनको ऊपर कोई टाइम लिमिट गिवन नहीं है। तो मान लो मोदी जी ने कोई बिल पास करवा के भेजा, मैडम मुर्मू के पास पहुंचा बिल, 2 दिन निकल गए, हफ्ता भर निकल गया, मैडम ने असेंट नहीं दी। मोदी जी ने फ़ोन किया, मैडम वो बिल भिजवाया था, हाँ देख रही हूँ अभी, और भी काम है मेरे। 10 दिन निकल गए, मंथ पासिस, अगेन द पीएम कॉल्स द प्रेसिडेंट, मैडम वो बिल देख रही हूँ भाई, क्या और भी है मेरे पास, हमारा बिल ही थोड़ी है, और भी काम है मेरे पास। ऐसे करते 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 मैडम मना भी नहीं कर रही, असेंट भी नहीं दे रही, देन व्हाट विल हैपन? देन दिस इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो। That means the president is neither withholding the assent nor giving the assent because there is no time limit given in Article 111. And remember, in the recent Tamil Nadu versus Governor wala case, usme Supreme Court has put time limits only on the veto powers of governors, not the president. Okay, तो वो वाला judgment यहाँ पे लागू नहीं होगा। अच्छा, एक और बात जो ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। तो आफ्टर 24th अमेंडमेंट, 24th CAA, इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया था, इस अमेंडमेंट के बाद अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी है,
he does not have any veto power. Clear? Okay, let us now look at the question. ये था question. So if the election of the President of India is declared void by Supreme Court of India, then all actions done by him in his duties in the office before such declaration become invalid. नहीं नहीं भाई, वो decisions, वो actions सब valid रहेंगे. So this statement is wrong. And second, elections for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved. नहीं नहीं भाई, विधानसभा भंग हो गई है, कुछ एमएलएज ने रिजाइन कर दिया, एमएलएज की सीटें खाली हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो उससे कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव होंगे ही होंगे. सो दिस इज रॉन्ग. एंड थर्ड, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स. नो भाई, देयर इज नो टाइम लिमिट्स. राइट? सो आंसर विल बी ऑल थ्री आर रॉन्ग, नन ऑफ देम इज करेक्ट. राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर क्वेश्चन है जो हम पिछले सेशन में भी कर चुके हैं. तो दोज ऑफ यू हु हैव नॉट अटेंडेड द प्रीवियस सेशंस इन द सीरीज, प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज, प्लीज वॉच दोज वीडियोस बिकॉज ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो. ये था वो जो नोट्स हम रिवाइज कर चुके हैं. फटाफट पढ़ो इन नोट्स को. एंड इफ यू हैव नॉट टेकन स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका. तो अब मुझे बताओ क्या होगा आंसर. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. Yes. तो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स. क्लियर? ओके. सेकंड स्टेटमेंट, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट. जिला हो सकता है या छोटे से छोटा क्या हो सकता है? अ ग्रुप, अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक. ये भी आई थिंक हमने कहीं लिखा था. ये रहा. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? ग्रुप ऑफ विलेजेस या ब्लॉक. और लार्जेस्ट क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट. ठीक. तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हुआ? ये स्टेटमेंट सही हुआ. एंड थर्ड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स. सीएम को देनी होती है? नो भाई, ये हम कर चुके हैं. किसको देनी होती है? ये रहा, गवर्नर टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट to the president. And I mentioned in last class that as such in constitution there is no direct communication between chief minister of a state and the president of India. तो ये वाला जो statement है ये तो वैसे भी गलत है. CM को कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी है. तो आंसर इज only two statements are correct, 1 and 2. Right? Okay. Next question is from the Contempt of Courts Act. Right? इस क्वेश्चन के साथ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन. तो आई होप यू ऑल आर स्टडीइंग वेल. तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के साथ अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे. अंटिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टडी वेल, सी यू, बाय बाय.